नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विज्ञान प्रभा में। कार्यक्रम विज्ञान प्रभा एक ऐसा मंच है जहां हम विज्ञान की गूढ़ रहस्यों की सरलतम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा मंच जहां प्रकृति के अद्भुत रहस्यों की भी चर्चा होती है। और आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ले चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर। ये यात्रा है हिमालय की यात्रा। हिमालय जिसके भीतर छिपा है करोड़ों वर्षों का भूवैज्ञानिक इतिहास और जहां धरती हर पल नया आकार ले रही है। हिमालय महज एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की विराट प्रयोगशाला है। इसी की गहराइयों को जानने का प्रयास कर रहा है देहरादून स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान जिसका नाम है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। और इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत आज हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही और क्यों अक्सर यहाँ पर भूकंप आते हैं, और इस अद्भुत धरोहर की इसका संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो डॉक्टर विनीत गहलोत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या रही, क्या इसमें अब भी सतत निर्माण कार्य चल रहे हैं? देखिए, 1960 के दशक में एक थ्योरी आई थी जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स हाइपोथेसिस कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। और उसके काम तो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था इसमें। उससे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते थे हम लोग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करते थे। लेकिन 1960 के करीब जाके ये एक थ्योरी के रूप में एक विकसित हुई। और जब वो बन गई तब हम लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि पृथ्वी की में कैसी गतिविधियाँ होती हैं, उनके पीछे क्या वजह हैं और ये भूकंप कैसे आते हैं। तो उसमें हमें पता लगा, हमने पता किया कि साहब जो पूरा ग्लोब है वो कई सारी प्लेट से मिलके बना हुआ है और ये सारी प्लेटें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल रही हैं। उसमें से एक इंडियन प्लेट भी है जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा वगैरह कुछ वो सारे देश आते हैं। और ये इंडियन प्लेट हम कहते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर गतिमान है। और उस गति की चलने की वजह से जो उधर सुदूर उत्तर में जो एक प्लेट है जिसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, उससे टकराती है। और इन दोनों के इंटरेक्शन से, इन दोनों की जो जब कोलिजन हुआ, इन दोनों का जब टकराव हुआ, तब हिमालय बनना शुरू हुआ। और हिमालय की उत्पत्ति या इसके अलावा जितनी भी और जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कहीं भी इस ग्लोब पे, उनकी उत्पत्ति दो प्लेटों के इंटरेक्शन की वजह से ही हुई है। बल्कि पर्वत श्रृंखला के अलावा बल्कि जो द्वीप संरचना है, जिसको हम आइलैंड बेल्ट कहते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, तो इनकी भी जो उत्पत्ति हुई है वो दो प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से ही हुई है। जी, तो हिमालय को युवा पर्वत श्रृंखला क्यों कहा जाता है? देखिए, हम लोग जलॉजी के लोग हैं, भूगर्भ विज्ञान के लोग हैं, और हमारे यहाँ सब चीज़ें मिलियंस ऑफ ईयर्स में होती हैं। हम लोगों के लिए 8-10 मिलियन ईयर कोई बड़ी बात नहीं होती। मतलब 8-10 मिलियन ईयर की मतलब जैसे कि हम लोग आपसे उम्र पूछें तो आप जो हैं जो जवाब देंगे वो ईयर्स में बताएंगे, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बात करते हैं। तो हिमालय जब बनना शुरू हुआ, हिमालय की बनने की प्रक्रिया तो जब इंडियन प्लेट अफ्रीका प्लेट से टूट के नॉर्थ की तरफ चलनी शुरू हुई, तभी वो जो एक टैथिस सी था बीच में, तभी वो बनना, जो उसका जो टैथिस सी गायब होना शुरू हो गया था, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट लगातार पास में आ रही थी। लेकिन वो सब कुछ समुद्र के नीचे हो रहा था। लेकिन समुद्र जब ख़त्म हो गया और तब जो पर्वत श्रृंखला बाहर दिखानी शुरू हुई, जिसको हम सब एरियल माउंटेन कहते हैं, सब एरियल जब हो गया, तब हमने कहा कि अब हिमालय बनने शुरू हो गए हैं। पर्वत श्रृंखला पहले भी थी, वो जब समुद्र था, लेकिन वो समुद्र के नीचे थी। तो वो जो प्रक्रिया जो हुई वो करीब 50 मिलियन ईयर्स के आसपास वो शुरुआत हुई। और
आप जितनी पर्वत श्रृंखलाएं देखें तो उस उम्र की दृष्टि से 50 मिलियन ईयर्स बहुत छोटी सी एक संख्या है। इसीलिए हम उसको जो हिमालय को हम लोग एक यंग माउंटेन बेल्ट कहते हैं। जी, हिमालय क्षेत्र में बहुत सामान्य है भूस्खलन और भूकंपों का आना, तो इसके पीछे क्या कुछ खास वैज्ञानिक कारण है? जैसे मैंने बताया कि हिमालय जो बना है वो एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की उसके जब जो दो प्लेट टकराई तब हिमालय की उत्पत्ति हुई। हम लोग ये अब इसमें एक जो प्रॉब्लम ये होती है कि हिमालय सुंदर हैं, अच्छे ऊपर निकल के आ गए जब दोनों प्लेट का इंटरेक्शन हुआ, लेकिन एक जो हम लोगों को समस्या होती है कि ये प्रक्रिया ने ही भूकंप का जन्म दिया, कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई वो भूकंप की वजह से ही हुई। जो प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस है वो जो ऑपरेट करता है, जो जिसकी वजह से ये प्लेटें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो जो उसकी प्रक्रिया है अगर आप उसको सूक्ष्म तरीके से देखें तो वो अर्थक्वेक की वजह से ही होता है, कि जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से वो मोशन लगातार इन दोनों के बीच में समायोजन होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हिमालय जो बने वो एक अर्थक्वेक प्रक्रिया थी जिसकी वजह से हिमालय बने। जब जो हिमालय के जो ऊंचाई जो मिली वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोसेस की वजह से, केवल अर्थक्वेक प्रोसेस की वजह से। उसके साथ जो एक और जो चीज़ हुई कि जब कोई चीज़ ऊपर उठती है तो आप देखें जो हवा है या तापमान है या पानी है वो वहाँ की मिट्टी को बहाना शुरू कर देता है, उसको हम इरोजन कहते हैं। जियोलॉजी में उसको मास वेस्टिंग कहते हैं। तो जो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी एक नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया जिसको कि लैंडस्लाइड भूस्खलन की बात कर रहे हैं आप, और जो प्लेट टेक्टोनिक्स जिसकी वजह से दो प्लेटें आपस में टकराई या जिसकी वजह से हिमालय लगातार उठ रहा है वो अर्थक्वेक की प्रक्रिया है। तो ये सब कुछ भूकंप का आना, भूस्खलन का होना, बल्कि और भी कई सारे प्रोसेस हैं जो इसमें शामिल हैं, और वो सब के सब केवल इसी पे बेस्ड हैं क्योंकि ये एक एक्टिव माउंटेन बेल्ट है, क्योंकि ये एक्टिव प्लेट बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया एंड यूरेशिया प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, तो जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो डॉक्टर गहलोत, क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है? देखिए, अगर आप किसी सबडक्शन जोन में जाएं, जिसको हम सबडक्शन जोन कहते हैं, जहाँ पे कि दो प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि आप एंडीज़ माउंटेन देख लीजिए या जैसे कि आप अंडमान सुमात्रा रीजन देख लीजिए, तो वो एक ज़ोन ऐसे होते हैं जो मैच्योर्ड सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे वो प्रोसेस इतना पुराना हो गया है कि अब वहाँ पे फर्दर इंक्रीज़ इन हाइट नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि जो हिमालयन माउंटेन चेन है वो एक यंग माउंटेन चेन है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि साहब यहाँ पे लगातार माउंटेन जो पर्वत जो हैं वो ऊपर उठ रहे हैं। तो अभी हम उसको एक स्टेडी स्टेट कहते हैं कि अभी हम उस स्टेडी स्टेट में नहीं पहुँचे हैं कि जिसमें कि हिमालय की ऊंचाई लगातार नहीं बढ़ेगी। हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है, इरोजन होता है, वो उसको नीचे लाता है, यानी कि जो मिट्टी बह के आती है उसकी वजह से माउंटेन नीचे आते हैं। और भी जो प्रक्रियाएं हैं, जो इरोजनल प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो फ्लूवियल इरोशन हो, चाहे वो एरियल इरोशन हो, उसकी वजह से सब जो मास वेस्टिंग होती है। तो ये इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में जो प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया है और ऑल जो जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनके बीच में एक कंपटीशन है, जिसके तहत जो ये माउंटेन्स ग्रो करते हैं या ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो माउंटेन्स, हमारे माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स, हम उनको ग्रोइंग माउंटेन कहते हैं कि हाँ वो वास्तव में ग्रो कर रहे हैं। तो यानी कि उनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। कुछ इलाके हैं जिनकी ऊंचाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और कुछ इलाके हैं उनकी ऊंचाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। डॉक्टर गहलोत, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने भूस्खलन की बात की और भूकंपों की बात की, क्या बाढ़ के कारण भी हैं ऐसे जो हिमालय से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं? देखिए, हिमालय है तो मानसून है तो रिवर्स हैं, और रिवर्स हैं तो इंडोगैनिक प्लेन है। तो इन सब का बड़ा अच्छा आपस में तालमेल है। अगर हिमालय नहीं होते तो नदियाँ नहीं होती तो पानी नहीं होता, ग्लेशियर नहीं होते और इंडोगैनिक प्लेन नहीं होता।
हिमालय नहीं होते तो नदियाँ नहीं होती, तो बाढ़ नहीं होती। तो इन सब का आपस में बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि जो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस जिसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं, उसमें बाढ़ जो है, जो कि इतने सारे सेडिमेंट्स को बहा के लाती हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है, जो गंगा का मैदान जो है, वो जो इतना फर्टाइल होता है, वो केवल इसी वजह से कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से सेडिमेंट्स, ऊपर के सेडिमेंट्स नीचे आते हैं और उस लैंड को फर्टाइल बनाते हैं। तो बाढ़ की प्रक्रिया भी एक सामान्य प्रक्रिया है। और क्योंकि हमने कहा कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है और उसके अलावा और जो कुदरत के एजेंट्स हैं, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे तापमान हो, वो सब इस लैंडफॉर्म को लगातार चेंज करते रहते हैं। इसके जो जैसा दिखता है इसको लगातार चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ प्रोसेस होते हैं जी। तो बाढ़ उनमें से एक है। डॉक्टर गहलोत, जैसे कि विगत 2-3 दशकों से हम लगातार एक बहुत ही चर्चित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापमान, वैश्विक तापन। क्या इसका भी हिमालय क्षेत्र में, उसकी भौगोलिक क्षेत्र में या पारिस्थितिकीय तंत्र पे कुछ प्रभाव पड़ा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर अगर आपको देखना है या उसके प्रमाण देखना चाहते हैं, तो या तो आप किसी कोस्टल रीजन में जाएं जहाँ पे कि आपको लगातार आपका इरोजन बढ़ रहा है, जहाँ लगातार आपका या सी लेवल बढ़ रहा होगा कुछ इलाकों में, या फिर ग्लेशियर्स पे जाएं जहाँ पे कि, क्योंकि हम कहते हैं ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत अच्छे बैरोमीटर्स हैं, वो एकदम ढंग से नाप लेते हैं क्लाइमेट चेंज या जो तापमान है वो कैसे कम या ज़्यादा हो रहा है। आप अंटार्कटिका चले जाएं या आर्कटिक चले जाएं या फिर आप हिमालय आ जाएं, आप देखेंगे कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि साहब जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, हम कह रहे हैं लगातार पिघल रहे हैं। वो पिघलना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसकी जो दर है, उसकी जो गति है, वो जिस तेज़ी से वो बढ़ी है, उसका सीधा क्लाइमेट चेंज, उसका सीधा जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके की एजेंट हम हैं, उसकी वजह से वो हो रहा है। तो जो इसका हिमालय पर प्रभाव है वो तो एकदम साफ दिखाई देता है आपको कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग जो है, जो कि जिस तेज़ी से, जिस गति से वो लगातार मेल्ट हो रहे हैं, जिस गति से ग्लेशियर गायब हो रहे हैं, वो उसका सीधा संबंध जो है वो क्लाइमेट चेंज से है। इसके दुष्प्रभाव की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब क्या खाली हम लोग ये बात करें कि साहब ग्लेशियर गायब हो जाएंगे तो पानी की समस्या होगी, खाली बात यहाँ तक सीमित होती तो फिर भी एक बार को मान सकते थे, लेकिन बात वहाँ तक नहीं टिकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि आप आइसलैंड या ग्रीनलैंड इलाके में जाएं तो वहाँ पे आपसे करीब 2 दशक पहले अगर आप कभी ध्यान से देखें वहाँ पे या कुछ पेपर्स पढ़ें तो पता लगेगा कि आपको वहाँ पे भूकंप की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ से लगातार जो आइस मास है, लगातार जो आइस की लेयर है वो लगातार पिघल रही है, लगातार हट रही है वहाँ से, तो उसकी वजह से वो लैंड जो है वो अनस्टेबल हो रही है, वो थोड़ा बाउंड कर रही है, उसको बाउंस कहते हैं, रिबाउंड कहते हैं उसको, जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंप आने शुरू हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक तो भूकंप छोटे हैं, लेकिन उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा ये चीज़ अभी भी बड़ा मुश्किल है। ये चीज़ अभी हमें हिमालय में अभी हमें उसका इस बात का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि क्या ग्लेशियर के पिघलने से, क्या यहाँ पे भी ग्लेशियर रिबाउंड की वजह से क्या यहाँ पे भी भूकंप की संख्या बढ़ जाएगी या कुछ और प्रोसेस होंगे, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा नॉन लीनियर और इतना ज़्यादा कैस्केडिंग है। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कैस्केडिंग की, जब एक इवेंट दूसरी इवेंट को जन्म देती है, और जब आपको पता नहीं है कि ये इवेंट दूसरी इवेंट को कैसे जन्म देगी और कौन सी इवेंट को जन्म देगी, तब समस्या बढ़ जाती है। तो ग्लेशियर का पिघलना खाली ये सोचना कि पानी ख़त्म हो जाएगा और बस वहाँ पे रुक जाएंगे, आप वहाँ पे रुक जाएं, वो ठीक नहीं है। उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होंगे और उनका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। क्या जैव विविधता पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है?
देखने को मिल क्या रहा है? अब मैं तो कहूँगा कि देखने को मिल रहा है। अगर आप कई सारी चीज़ अब अक्सर आप देखें, वो अभी पीछे कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि वो कहीं ऊपर पिथौरागढ़ के आसपास शायद मोर दिखाई दिया किसी को। तो आप सोचिए कि मोर जो हैं वो प्लेन्स के इलाके, तराई के इलाके के पक्षी हैं। आप ऊपर जो और भी कई सारे जानवर हैं वो आपको दिखाई देंगे कि वो लगातार या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे के जानवर ऊपर, क्योंकि उनके टेम्परेचर उनको जो जैसा चाहिए उनको या जैसा वातावरण चाहिए वो उनको वहाँ नहीं मिल रहा है जहाँ रह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ऊपर खिसक रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं। जो माउंटेन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो जैविक जो चाहे वो पौधे हों चाहे जंतु है उसमें विविधता लाती है। आप स्नो लेपर्ड, स्नो ऊपर मिलता है, वो नीचे नहीं मिलता है। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स ने जो ये बाउंड्रीज पैदा की जिसमें कि साहब ये माउंटेन्स ऊंचे हैं, यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड होगा। वो स्नो लेपर्ड हमारे गुलदार से या हमारे बाघ से वो डिफरेंट है। कैट की उसमें ही आता है, बिल्ली की उसमें जाति में आता है, लेकिन वो उनमें विविधताएं हैं। और ये एक माउंटेन बिल्डिंग का या प्लेट टेक्टोनिक्स का एक बहुत बड़ा एक उसका वो जो क्या कहना चाहिए, जो उससे निकल के आता है, जो उस प्रक्रिया का जो दिखती है, वो ये बहुत बड़ा उसका उदाहरण है कि जैसे जैसे आपके ये प्रोसेस, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक्स हो या क्लाइमेट चेंज हो, प्लेट टेक्टोनिक्स या माउंटेन बिल्डिंग, क्लाइमेट चेंज, सब एक ही चीज़ें हैं कि मतलब आप जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन जब आप क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं तो जो ऊपर के टेम्परेचर जो जहाँ पे अभी कम थे वो वहाँ पे बढ़ जाएगा टेम्परेचर। तो यानी कि वहाँ की जो जैविक जो विविधताएं हैं उसमें बदलाव आएगा। जी, आपने दुष्प्रभावों की बात बताई कि कैसे वैश्विक तापन का दुष्प्रभाव हिमालयी क्षेत्र में पड़ेगा। हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कौन से खनिज हैं जो प्रचुरता में हिमालय में पाए जाते हैं, वो कौन से प्रमुख संसाधन हैं और इनका दोहन किस प्रकार से किया जा रहा है? हम लोग जब भी इसकी बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो हमें प्रकृति ने वरदान दिया है हिमालय से, उसकी बात अक्सर भूल जाते हैं, वो है पानी। कि जो अगर आप ये हिमालय ना होते तो मानसून ना होता, मानसून ना होता तो ग्लेशियर ना होते और ये कुछ भी ना होता। तो एक सबसे बड़ा जिसको कि मिनरल वाटर, आज की जो हम सब लोग मिनरल वाटर कह के बड़े शान से उसको पीते हैं बड़े, और सब लोग उसको वो करते हैं। तो मिनरल वाटर का जो एक सबसे बड़ा जो स्रोत है वो हिमालय है। इसके अलावा आप जिस मकान में बैठे हैं तो जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो सैंड है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? वो आपको जो ऊपर से रेत बह के आता है, नदियों से खनन करते हैं आप उसका, और उसको आप बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो प्राकृतिक जो विद्यमान हैं, वो सबसे बड़ी दो चीज़ें तो ये हैं। इसके अलावा अगर आप खनिज पदार्थों की बात करें तो गढ़वाल कुआं में देख लें आप, तो आपको जिप्सम मिल जाता है, आपको टाल्क मिलता है जिसको टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, आपको लाइमस्टोन मिलता है जिसको सीमेंट में आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पोंटा साहब के आसपास जाएं तो बेराइट मिलता है, जो कि एक मड लॉगिंग एक प्रक्रिया है, उसमें खूब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ जैमस्टोन मिलते हैं जैसे कि सफ़ायर, अगर आप जम्मू कश्मीर में चले जाएं, और भी इस तरह के कई सारी जो चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं हिमालय से। जी, अगर हम भूवैज्ञानिक तकनीकों की बात करें और जिस तरह के अध्ययन आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं, उससे क्या हिमालय में जो आ रही आपदाएं हैं उनकी भविष्यवाणी सटीक ढंग से की जा सकती है? देखिए, किसी भी प्राकृतिक आपदा का जो भी जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें किसी भी प्रक्रिया की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, और मैं कहूँगा कि शायद वो संभव नहीं है। लेकिन एक और जो कॉन्सेप्ट जो निकल के आया है कि हम उसको अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, कि क्या हम उसकी अर्ली वार्निंग कर सकते हैं कि कोई इस प्रक्रिया सपोज चमोली में हुई, इससे पहले कि वो उसका दुष्प्रभाव मेरे तक पहुँचे, देहरादून तक, यहाँ जहाँ बैठे हैं हम लोग,
कोई मुझे वहाँ से फ़ोन से बता दे कि देखो यहाँ पे चमोली में ऐसा हो गया है, और आपको भी कुछ सेकंड में उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जैसे सुनामी की घोषणा जैसे होती है। सुनामी की घोषणा, उसको भी अर्ली वार्निंग कहते हैं। तो उसी तरह से भूकंप की भी हम बात करते हैं कि क्या भूकंप की भी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व अनुमान कहें या अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग को पूर्व चेतावनी पूर्व चेतावनी क्या दी जा सकती है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हाँ, भूकंप की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है। ये पूर्व भविष्यवाणी नहीं है, ये पूर्व चेतावनी है कि वहाँ पे भूकंप आ गया है, और उससे पहले कि वहाँ की तरंगें, भूकंप की तरंगें मेरे तक पहुँचें और यहाँ के जो बिल्डिंग है उसको ध्वस्त करें, मैं कहूँ कि साहब आप घर से बाहर निकल आइए, तो आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, 10-20 सेकंड का टाइम है, 25 सेकंड का टाइम है, जिसमें कि आप ये रूम छोड़ के एक खुले मैदान में जा सकते हैं। तो उसको हम लोग पूर्व चेतावनी की बात करते हैं। उसी तरह और कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि पूर्व चेतावनी की बात करते हैं। जैसे आपने सुनामी की बात की, सुनामी में तो हम लोग कहते हैं कि साहब अगर भूकंप आया है तब असेस करना है कि सुनामी आएगी नहीं आएगी, वो उसको भी पूर्व चेतावनी की श्रेणी में रखा जाएगा। पूर्व भविष्यवाणी नहीं कह सकते उसका भी। लेकिन उसके अलावा कुछ प्रोसेस हैं, जैसे भूस्खलन का प्रोसेस है। भूस्खलन का प्रोसेस उसके अगर हम लोग जो स्लोप जो कि धंसने वाला है, अगर वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट लगा के उसकी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहें और ये देखें कि अच्छा अब शायद पॉसिबिलिटी है कि ये धंस सकता है, अब तेज़ी से खिसक सकता है, तब हम उसको लोगों को चेतावनी दे दें। उसमें पूर्व चेतावनी नहीं, उसमें हम भविष्यवाणी की बात करेंगे। तो उस तरह के प्रोसेस किए जाते हैं। उसी तरह से अवलांच की भी बात करते हैं, तो अवलांच में भी ऐसे ही करते हैं। अवलांच में भी उसमें भविष्यवाणी की बात करते हैं कि लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस स्लोप की, उस जो स्नोफॉल हुआ है उसका जो जिस स्लोप पे वो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके बदलाव को लगातार देख रहे हैं, तब हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रक्रियाएं हैं, ऐसी कई सारी यंत्र हैं जिसके तहत आप उनकी भविष्यवाणी या पूर्व चेतावनी जारी कर सकते हैं। जी, अब तकनीकों की बात करते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग या जीआईएस की बात करें, इसका भूवैज्ञानिक अध्ययनों में क्या महत्व है और आपका संस्थान इसका किस तरह से प्रयोग कर रहा है? जो सैटेलाइट इमेजरी जो है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये जो पद्धति है, इसने एक बिल्कुल रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आया है कि आप आज की तारीख में इससे वो इतने सारे काम कर सकते हैं जिनकी कि आपने कभी परिकल्पना नहीं की थी। जो डिज़ास्टर मिटिगेशन में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो सैटेलाइट इमेजिंग का ही है। सैटेलाइट इमेजिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से वो जो स्लोप हैं वो अनस्टेबल हो रहे हैं। उसके वजह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे शायद भूकंप की प्रक्रिया, भूकंप की वजह से दबाव बढ़ रहा है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई ग्लास होने वाला है, कोई लेक है जो कि अवरुद्ध हो गई है और वो टूट सकती है, तो आप उसकी वजह से देख सकते हैं। तो जो सैटेलाइट इमेजरी है वो एक बहुत बड़ा एक एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। चाहे वो उस प्रोसेस को मॉनिटरिंग करने की बात हो, चाहे वो उसके मिटिगेशन की बात हो, चाहे वो उसके रिहेबिलिटेशन की बात हो, हर चीज़ में जो सैटेलाइट इमेजिंग है वो एक उसका ज़बरदस्त रोल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास की बात की जाती है और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की बात की जा सकती है। ये कैसे संभव है डॉक्टर गहलोत? देखिए, ये संभव है, लेकिन ये है कि शायद हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उतने कठोर नहीं हैं या उतने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। आप अगर, मैं ऐसा नहीं कहता कि सब ये और विदेशों में नहीं होता है, कुछ जगह पे कुछ चीज़ अच्छी हैं, कुछ जगह पे कुछ चीज़ अच्छी हैं। जैसे कि जापान की बात करें, जापान में बड़े बड़े भूकंप आते हैं, छोटे भूकंप भी आते हैं,
लेकिन कोई छोटा भूकंप आ जाए तो वहाँ पे कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है। अगर वहाँ पे कोई जापान में कोई 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए तो जापान में शायद 1 या 2 उससे लोग हताहत होंगे, लेकिन अगर वो 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर हमारे इलाके में आ जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो 1989 का जो लातूर भूकंप था उसमें 10,000 लोगों की जान चली गई थी। जो उत्तरकाशी भूकंप था, उत्तरकाशी करीब 6.8-6.7 का था, उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जापान में जाएं तो जापान में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जापान में हाँ कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो फिर तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जो मकान हैं, भवन हैं, वो लोगों को नहीं मारते हैं। भूकंप लोगों को नहीं मारते हैं। जो कमज़ोर मकान हैं या जो ढंग से मकान नहीं बनाए गए हैं, जिसको कि हम वीक बिल्डिंग्स कहते हैं, वीक स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग कहते हैं, पुअरली स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग कहते हैं, वो लोगों को मारते हैं। तो अगर हमारे पास बिल्डिंग कोड हैं और अगर हम उनको एनफोर्स करें, सरकार एनफोर्स करें और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसको लें, तब ये क्षति जितनी भी जो कुछ भी क्षति हम देखते हैं वो कई गुना कम हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एनफोर्समेंट ऑफ रूल वो बहुत ज़रूरी है। अब वो हमारी एक समस्या है कि हम लोग एक गरीब देश हैं, हालांकि अभी भी मैं गरीब देश ही कहूँगा, क्योंकि अगर आप गांव में जाएं तो हर एक को अपने मकान बनाने की स्वतंत्रता है कि वो कैसे बनाए। एक म्यूनसिपैलिटी से एक नक्शा गांव में तो वो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप जैसे चाहें मकान बना सकते हैं। तो अगर इस तरह के अगर हम लोग जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं उनको ले लें तो जितनी भी क्षति है वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। अब ये कैसे हो, लोग इसमें जागरूक हों। अब हमें मालूम है कि आप देखिए कुछ लोग जो हैं जागरूक हैं, जो कि उन्हें मालूम है कि शायद उस चौराहे पर पुलिस वाला नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी अपनी सेफ्टी के लिए वो हेलमेट लगा के जाते हैं। लेकिन जब आपको मालूम है कि वो पुलिस वाला खड़ा है तब तो आप पक्का लगा के जाएंगे। सो अगर हम लोग खुद एक जागरूक हो जाएं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप इसकी क्षति को कम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में जो भूगर्भीय खतरे हैं उनसे निपटने के लिए सरकार और जो खास तौर से हमारा वैज्ञानिक समुदाय है वो किस तरह से प्रयास कर रहा है? देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें शायद लोग कहें कि ये काम तो कितने साल से हो रहा है, तो ऐसा क्यों है कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया? तो उसकी वजह शायद ये है कि आप अगर देखेंगे जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। कोई भी 2 प्रोसेस एक से नहीं होते। तो आप ये सोचें कि जैसा चमोली में भूकंप आया था, जैसा उत्तरकाशी में आया था, वैसा ही कहीं और आएगा, उसका वैसा ही दुष्प्रभाव होगा, ये एकदम सोचना गलत होगा। ये प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। तो पहला तो ये है कि हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लोग वैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठे करते हैं और लगातार इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे भूकंप आ सकता है, बड़े भूकंप आ सकते हैं। वो कौन से इलाके हैं कि जहाँ पे कि जो भूकंप है वो कितना बड़ा आ सकता है। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं बता सकते कि वो भूकंप कब आएगा, लेकिन कम से कम इतना तो है कि हाँ वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे भूकंप आएगा और कितना बड़ा आएगा। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया कि हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो भविष्यवाणी तो जैसे मैंने कहा कि वो संभव नहीं है। तो एक नई चीज़ निकल के आई, पूर्व चेतावनी, जो कि विज्ञान की ही देन है। तो हम पूर्व चेतावनी की बात करते हैं। फिर हम तीसरी बात करते हैं कि इन सब को समझने के बाद बिल्डिंग कोड्स कैसे बनाए जाएं, कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे कि बिल्डिंग आपको मजबूत चाहिए, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे कि आप थोड़ी सी कोताही बरत सकते हैं।
तो बिल्डिंग कोड का जो भी की जो उत्पत्ति हुई है वो केवल साइंस की वजह से हुई है, जो हमारी जिसमें कि हम लगातार चेंज करते रहते हैं, लगातार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, और वो परिवर्तन केवल इस वैज्ञानिक तथ्य के उस आधार पर ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक पब्लिक आउटरीच की बात करते हैं कि हम लोगों को जागरूक करें, कि हम लोग जाके लगातार लोगों को बताएं, जैसे कि ये प्रोग्राम है, कि हम लोग बताएं कि जो भूकंप हैं वो भूकंप लोगों को नहीं मारते हैं, जो आपकी जो बिल्डिंग है जो आपने अच्छे से डिज़ाइन नहीं की हैं, जिसमें कि आपने बिल्डिंग मटेरियल ढंग से नहीं लगाया है, वो आपको मारती हैं। तो ये एक उसका अंतिम कड़ी होती है जिसमें कि हम सब लोग योगदान करते हैं। तो डॉक्टर विनीत गहलोत, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना कि हिमालय केवल एक पर्वत ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। हमारी नदियाँ, हमारी जलवायु, हमारी संस्कृति, सब कुछ इससे जुड़ा है। हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना होगा और इस अद्भुत धरोहर को बचाना होगा। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।